हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे जो भी क्वांटिटीज़ इनवेरिएंट रहती हैं या वेरिएंट होती हैं उनको हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अभी तक हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तक हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने देखा था कि जो इनर्शियल फ्रेम्स हैं वहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को कंसीडर किया जाता है, न्यूटन्स के लॉ वहाँ पे वैलिड होते हैं। तो क्या माना गया कि जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिविटी की, कि हम कहते हैं कि एक इनर्शियल फ्रेम है एंड ये आपका दूसरा इनर्शियल फ्रेम है एस प्राइम, एंड एस प्राइम एंड एस जो रेफरेंस फ्रेम है उन रेफरेंस फ्रेम में हम रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं अभी तक। अब क्या ऐसा कोई इनर्शियल फ्रेम हो सकता है कि जो एक यूनिवर्सल फ्रेम हो जिसको कि हम एक रेफरेंस सेट कर लें एंड उस रेफरेंस फ्रेम से हम बाकी सभी इनर्शियल फ्रेम में स्टडी कर सकें? तो एक यूनिवर्सल इनर्शियल फ्रेम को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसी की पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा और स्टडी की गई। अब हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में क्या माना जाता था कि अगर आपका मटेरियल ट्रैवल कर रहा है, मीन साउंड ट्रैवल कर रही है या फिर इवन लाइट ट्रैवल कर रही है, तो उन सभी को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नो डाउट माना जाता था कि मीडियम जो लाइट है वो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, बट वैक्यूम को भी माना गया था कि वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम फील्ड है एंड उस मीडियम को नाम दिया गया था ईथर। अब ये ईथर क्या था? ये ईथर माना गया था कि जो वैक्यूम स्पेस है उस वैक्यूम स्पेस में एक मटेरियल फिल है एंड इस ईथर को एक रेफरेंस फ्रेम माना जा सकता है। अगर इसको रेफरेंस फ्रेम माना जा सकता है तो इसके रिलेटिव हम बाकी सभी इनर्शियल फ्रेम में स्टडी कर सकते हैं एंड इस ईथर को एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। बट क्या ये ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम ही है या फिर रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम की वो पॉसिबल है? उन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जो कि माइकलसन एंड मोरले ने परफॉर्म किया था एंड इस एक्सपेरिमेंट में सारे कंक्लूजन फाइंड आउट किए गए। तो अब हम बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कैसे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की गई, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया गया एंड क्या इसकी बेसिक आउटकम्स थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट की। अब जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया गया? आपके पास यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसकी की वेवलेंथ लैम्डा है। ये एक लेंस यूज़ किया गया जिससे इस सोर्स को एक ब्रॉड सोर्स की फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया। देन उसके बाद दो मिरर्स यूज़ किए गए, M1 एंड M2 मिरर। ये जो M1 एंड M2 मिरर हैं ये बैक साइड से कम्प्लीटली पॉलिश्ड हैं, जिसकी वजह से ये 100% रिफ्लेक्टेड बिहेवियर शो करते हैं कि अगर लाइट इस मिरर पे फॉल करेगी तो वो लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बट यहाँ पे एक P जो प्लेट यूज़ की गई है पाथ में, लाइट के पाथ के बीच में, ये जो P प्लेट यूज़ की गई है ये पार्सली कोटेड है, पार्सली सिल्वर कोटिंग है इसके ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, लाइट जब इस प्लेट पे फॉल होती है, ये प्लेट आपकी 45 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है, तो जब लाइट इस पे फॉल होती है तो लाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड दूसरा पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही बीम यहाँ पे इस प्लेट पे फॉल होगी वो बीम आपकी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो एक ये सिल्वर कोटेड प्लेट है, ये M1 M2 आपके फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर हैं एंड उसके बाद जब लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तो उसको सुपर इम्पोज होके जो फाइनली मिलती है उसको टेलीस्कोप से स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पे आती है बात नेक्स्ट कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है। ये एक्सपेरिमेंट आपका इंटरफ्रेंस के प्रिंसिपल पे बेस है। मींस जब लाइट आपकी दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है एंड देन वो सुपर इम्पोज होती है तो उससे हमें जो फाइनल पैटर्न मिलता है वो फ्रिंजेस की फॉर्म में होता है, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं एंड जो फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस टाइप का पार्ट डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइनल फ्रिंज मिलती है। तो इंटरफ्रेंस के बेस पे ये एक्सपेरिमेंट है वो काम करता है।
अब यहाँ पे जो दोनों मिरर्स हैं उन मिरर्स की अगर लोकेशन की बात करें तो मिरर आपका M1 P पॉइंट से L डिस्टेंस पे है एंड M2 भी इस P पॉइंट से L डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे हम मान रहे हैं ईथर मीडियम को, जो कि एक स्टेशनरी मीडियम मान के चल रहे हैं। तो उस ईथर के रिस्पेक्ट में, कि मैंने कहा कि मेरे पास ईथर है, तो इस ईथर के रिस्पेक्ट में जो अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि आपका यहाँ पे सन है यहाँ पे, एंड इस सन के अराउंड अर्थ अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, तो ये आपकी अर्थ हो गई। तो अर्थ की अपने ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ पे हमने v मानी है, एंड सन से जो लाइट ट्रेवल करके अर्थ की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी को हम c मान के चल रहे हैं। तो c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड v इज़ वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और ये दोनों वेलोसिटीज हमने किसके रेस्पेक्ट में मानी है? हमने ईथर के रेस्पेक्ट में मानी है, जो कि हम एक हाइपोथेटिकल मीडियम कह रहे हैं, यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, तो अब उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट की हम वर्किंग डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है इस पी प्लेट पे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब सबसे पहले जो ट्रांसमिटेड बीम M1 मिरर के पास पहुंच रही है उसको डिस्कस करते हैं। अब जो आपकी ट्रांसमिटेड बीम है जो इस पी प्लेट से M1 मिरर तक जाती है एंड M1 मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है, उस बीम को हम कह देते हैं कि टोटल टाइम उस बीम ने यहाँ से इस M1 मिरर तक पहुँचने में एंड वापस आने में जो टाइम लिया, उस टू एंड फ्रो टाइम को हम T1 कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इन टू एंड फ्रो डायरेक्शंस में हमारे पास वेलोसिटी कितनी है वो भी देखते हैं। जब ये बीम आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इस केस में जब लाइट ने आपका ऐसे ट्रैवल किया तो इसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में है, मीन्स आपका एक फ्रेम है जिस फ्रेम में लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है, वो फ्रेम भी आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आपकी जो बीम है उसने ट्रैवल किया, उस केस में उसकी वेलोसिटी हो गई c माइनस v। एंड जब बीम M1 मिरर से स्ट्राइक होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि c वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड v वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, और इन दोनों का जब कंबाइंड इफेक्ट लेंगे तो जब मिरर से लाइट बैक हो रही है तो उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? c प्लस v। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है जिसको हम ऑलरेडी गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, और हमने फाइंड आउट किया था कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ ए वेरिएंट पैरामीटर, और वो वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो डिपेंड करती है कि जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। इसलिए जो हमारी लाइट की वेलोसिटी है जो कि c वेलोसिटी थी, अब यहाँ पे अर्थ है वो भी ट्रैवल कर रही है। जिस फ्रेम में ये रखा हुआ है आपका इंटरफेरोमीटर, वो फ्रेम भी आपका ट्रैवल कर रहा है। इस वजह से लाइट की वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएंगे तो c माइनस वी, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तब c प्लस वी। अब ये जो टू एंड फ्रो पाथ है इसमें हम कह रहे हैं टोटल t1 टाइम लगा, तो जो टोटल t1 टाइम होगा उस टाइम को हम कैसे निकालेंगे? देखो, टाइम हमें निकालना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी जो लेंथ थी वो हम कह रहे थे कि L लेंथ थी। L लेंथ है, c माइनस वी वेलोसिटी है, तो टाइम कितना हो गया? L अपॉन c माइनस वी। देन ये आपकी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके बैक डायरेक्शन में आती है। बट यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? अर्थ भी ट्रैवल कर रही है, अर्थ भी ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब आपका मिरर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उस टाइम आपकी पी प्लेट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अगेन जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस अगेन L ही बना रहेगा, एंड जो बैकवर्ड डायरेक्शन में टाइम होगा दैट इज L अपॉन वेलोसिटी c प्लस v। सो टोटल टाइम टू एंड फ्रो में बीम 1 को जो लगा वो टाइम हमने यहाँ पे निकाल लिया, एंड दैट इज L अपॉन c माइनस वी प्लस L अपॉन c प्लस वी। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है 2LC अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई c स्क्वायर। एज वी नो दैट जो अर्थ की वेलोसिटी है वो काफ़ी स्मॉल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। इस वजह से हम यहाँ पे अगर बाइनोमियल थ्योरम से इस सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो इसके जो हायर टर्म्स हैं उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, एंड हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया तो हमारे पास यहाँ पे t1 टाइम जो आया वो टाइम हमारे पास ये आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड बीम थी वो बीम आपकी रिफ्लेक्ट बैक होके जितना टोटल टाइम लेगी सुपर इम्पोजिशन से पहले, वो टाइम आपके पास ये आ चुका है।
अब नेक्स्ट होता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है हम उसको स्टडी करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड बीम ने हमने मान लिया कि यहाँ से जो बीम रिफ्लेक्ट करके M2 मिरर के पास जाती है उसका कंप्लीट टू एंड फ्रो जो टाइम है वो टाइम हमने अगर T2 कंसीडर किया तो इस टाइम को कैसे निकाला जाएगा। इस टाइम को निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस T2 टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मेरी बीम गई तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ T2 1 से, एंड जब आपकी रे वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आती है उस टाइम को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ T2 2 से। तो जो ये T2 टाइम है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक फॉरवर्डिंग पाथ एंड एक रिवर्स पाथ, दोनों के लिए मैंने टाइम को यहाँ पे सेपरेट लिख लिया। अब इस टाइम को मुझे निकालना है। तो देखो, जब ये बीम आपकी यहाँ पे जो ऑप्टिकल रे है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो उस केस में हम अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो M2 मिरर था उसका P पॉइंट से डिस्टेंस था L, ये डिस्टेंस L था। जब ये बीम यहाँ से ट्रैवल की तो उस केस में आपका जो मिरर है वो शिफ्ट हो चुका है, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है। और अगर मैं इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट को मानूँ तो इस पॉइंट की लोकेशन आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ये लोकेशन कब आई, जब अर्थ v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी। तो इसका मतलब है v वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई विद टाइम क्या हो गया, T2 1। इस टाइम के बाद ये लोकेशन आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी, और इसी टाइम में आपका जो रे है, जो आपकी लाइट है वो आपकी इस पॉइंट से यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, c इंटू T2 1। तो ये हमने ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस तीनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। एंड पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ पे T2 1 की वैल्यू निकालें तो T2 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं देन हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी, इससे इक्वेशन बनेगी T2 1 स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T2 1 स्क्वायर। अब T2 1 स्क्वायर के फैक्टर्स हम कंबाइन करके सोल्व करेंगे तो T2 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये आ चुकी है। अब सिमिलरली मैं कहती हूँ कि मेरी लाइट अब वापस ट्रैवल कर रही है बैक डायरेक्शन में। तो वापस जब बैक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो फिर से आपका यही होगा, अगेन जो v वेलोसिटी होगी उसकी वजह से इतना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा। अब हम टाइम जो लेके चल रहे हैं उसको कह रहे हैं T2 2। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, और जो राइट एंगल ट्राइंगल अब यहाँ पे बनेगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ हमारी फिर से L हो गई, ये लेंथ हमारी कितनी होगी v इंटू T2 2, एंड ये लेंथ हमारी होगी C इंटू T2। तो इस ट्राइंगल से फिर से अगर हम T2 2 की वैल्यू, ये सेकंड जो टाइम पीरियड है इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो हमारे पास सेम आएगी L अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब जो टोटल टाइम हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए कैलकुलेट किया टू एंड फ्रो पाथ में, वो टाइम हमारे पास आ रहा है L अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस L अपॉन स्क्वायर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इसको फर्दर हम बाइनोमियल थ्योरम से अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास T2 टाइम की वैल्यू ये आती है। तो इसका मतलब फर्स्ट बीम है जो कि हम ट्रांसमिटेड बीम कह रहे हैं, वो मिरर M1 के पास पहुंचती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है एंड यहाँ पे सुपर इम्पोज होती है। तो कितना टाइम ये बीम टू एंड फ्रो पाथ में लेती है एंड कितना टाइम आपकी रिफ्लेक्टेड बीम टू एंड फ्रो पाथ में लेती है, दोनों टाइम्स हमने निकाल लिए T1 एंड T2 की फॉर्म में। अब ये दोनों बीम्स जो टाइम ले रही हैं, इन टाइम्स के बीच में कितना डिफरेंस है कि मैं कहूँ कि मेरी ये बीम है, इसने टोटल टाइम लिया एंड जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसने टोटल टाइम लिया, तो दोनों की टाइम में कितना डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को अगर हम निकालें तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 माइनस T2, एंड डेल्टा टी मेरे पास आता है LV स्क्वायर बाई C क्यूब। डेल्टा टी मेरे पास आ गया, टाइम डिफरेंस आ गया, तो टाइम डिफरेंस से हम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो दोनों रेस हैं उन्होंने जो टोटल पार्ट ट्रैवल किया उसमें कितना डिफरेंस आया। और पार्ट डिफरेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम इंटरफ्रेंस पैटर्न की फ्रिंजेस को डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कौन से टाइप की फ्रिंज मिलेगी, क्या पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा, तो पार्ट डिफरेंस वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने निकाला पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम डिफरेंस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, एंड डेल्टा लैम्डा, जिसको मैं डेल्टा लैम्डा 1 बोल रही हूँ, डेल्टा लैम्डा 1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम पार्ट डिफरेंस
दो टाइप से निकालेंगे। एक बार आपका इंटरफेरोमीटर इस पोजीशन में होगा कि जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है वो ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी ऑफ अर्थ की डायरेक्शन में, एंड एक बार हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे जब हम इस इंटरफेरोमीटर को 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देती हूँ उस केस में मेरी ट्रांसमिटेड लाइट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ अर्थ की। इस इंटरफेरोमीटर को 90 डिग्री रोटेट करके देखेंगे हम। क्यों देखेंगे? उसके लिए अगर मैं आपको सिंपली इंटरफेरेंस का जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको बताना चाहूँ तो हम क्या देखते हैं कि आपकी यहाँ से कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है। वो लाइट आपकी लाइक हमने कहा कि ओके ये आपके पास दो कोहेरेंट सोर्स हैं एंड यहाँ से हमें लाइट मिल रही है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस में दोनों लाइट सोर्स से हमें जो लाइट मिली उसके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होता है। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे यहाँ पे कंसीडर किया तो उस केस में आपका पाथ डिफरेंस इस फर्स्ट S1 सोर्स एंड सेकंड S2 सोर्स से अगर हम निकालें तो यहाँ पे आपका S1 सोर्स कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, S2 ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आपका पाथ डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। 90 डिग्री पे रोटेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड लाइट है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी वेलोसिटी की, अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन से, एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आ जाएगी अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो S2 सोर्स है वो S2 सोर्स कम ट्रेवल करेगा S1 सोर्स के कंपैरिजन में। तो कुछ आपके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे मैं एक जनरल सिचुएशन आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अब आपकी जो S1 बीम है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी S2 बीम के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया था उसकी वजह से कुछ फ्रिंज शिफ्ट हुआ था आपका सेंट्रल पोजीशन से, जो कि डेल्टा x आपका शिफ्ट था, तो डेल्टा L1 पाथ डिफरेंस था उस वजह से। अब हम कहते हैं कि हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट करने की वजह से अगर मैं इस बीम को कहती हूँ, ट्रांसमिटेड बीम को B1 कहती हूँ एंड रिफ्लेक्टेड बीम को B2 कहती हूँ, तो पहले मैंने ये माना था कि मेरी जो B1 बीम है वो ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है क्योंकि T1 टाइम मेरा ज़्यादा था T2 के कंपेरिजन में। इसको मैंने रोटेट किया तो उस केस में मैंने क्या कहा, B1 बीम है उसका पाथ कम हो गया B2 बीम के कंपैरिजन में। उसको अगर हम एक जनरल कंसेप्ट से कंपेयर करें तो कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको रोटेट करने के बाद जो टोटल शिफ्ट आएगा वो टोटल शिफ्ट हमें कितना मिलेगा, वो टोटल शिफ्ट हमें जो भी हमारे पास वैल्यू थी ये डेल्टा L1 इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस इंटरफेरोमीटर को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे उस केस में जो टोटल पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट टोटल पाथ डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, और हमारे पास यहाँ पे टोटल पाथ डिफरेंस आ गया ये। अब इस पाथ डिफरेंस की हेल्प से कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं उन नंबर ऑफ फ्रिंजेस को हमें निकालना है। तो उनको निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा। सो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2Lv²/c² है, इसको हमने लैम्डा से डिवाइड कर दिया तो इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारी शिफ्ट हो गई हैं जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीटली 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। और ये सब हम कब कंसीडर करके चल रहे हैं, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि ईथर हमारा स्टेशनरी है एंड इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ अर्थ v है एंड लाइट की वेलोसिटी c है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स जो कि B1 एंड B2 बीम्स हैं ऑन रोटेटिंग द इंटरफेरोमीटर थ्रू 90 डिग्री, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया था 2Lv²/c²। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस की हेल्प से अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट निकालें तो इस पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। सो दिस इज 2Lv²/c² इंटू लैम्डा। ये फ्रिंज शिफ्ट आ गया था। अब जो माइकलसन एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन पैरामीटर्स की वैल्यू रखी जाए तो जो L थी वो क्या थी, L इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस P प्लेट एंड
इन दिस मिरर m1 और m2, तो ये L डिस्टेंस उस केस में था 10 मीटर, एंड लैम्डा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ किया था उसकी वेवलेंथ थी 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट किया जाए, वी है वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये सारे पैरामीटर यहाँ पे पुट करें तो उस केस में फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आई थी 0.4 फ्रिंजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक इंटरफ्रेंस पैटर्न है जिसमें आपके पास ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, अब ये जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, ये पैटर्न यहाँ पे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व हुआ जब इंटरफेरोमीटर इस पर्टिकुलर कंडीशन में रखा हुआ है। अब इस इंटरफेरोमीटर को जब 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो रोटेशन के बाद जो ये इंटरफ्रेंस पैटर्न था उस पर क्या इफेक्ट हुआ, उस इंटरफ्रेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस का शिफ्ट है वो 0.4 से अपीयर होना चाहिए था, कि जो आपकी फ्रिंजेस है वो 0.4 फ्रिंज से शिफ्ट हो जानी चाहिए थी। बट ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही इस इंटरफेरोमीटर को 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो इंटरफ्रेंस पैटर्न में कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो एज इट इज सेम बना रहता है। अब ये जो इंटरफ्रेंस पैटर्न में फ्रिंजेस शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व हुई, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन की गई थी वो प्रेडिक्शन या फिर वो रिजल्ट्स आपको फाइनली नहीं मिले, तो उसका क्या रीज़न था। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पे मिले हैं, इन नेगेटिव रिजल्ट्स की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आई फाइनली। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी मैं आपको कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई थी, वो इवन 1/100th पार्ट ऑफ ए फ्रिंज शिफ्ट को ऑब्जर्व कर सकता था। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 1/100 पार्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, वो 0.4 पार्ट को तो ऑब्जर्व कर ही सकता है। तो इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी सेंसिटिविटी पे कोई भी डाउट नहीं था। तो जो फाइनली जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए, उन नेगेटिव रिजल्ट्स की क्या एक्सप्लेनेशन आई। सो दीज आर एक्सप्लेनेशंस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन दिस माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। The first one is the moving earth dragged a little ether and therefore there was no relative motion between the earth and ether and hence no shift। यहाँ पे हमने कहा नेगेटिव रिजल्ट मीन्स नो फ्रिंज शिफ्ट। अब फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुआ, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं था, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे नहीं था, इसका मतलब है कि जो B1 रे ने ट्रेवल किया था डिस्टेंस टू एंड फ्रो T1 टाइम, एंड B2 रे ने जो टू एंड फ्रो T2 टाइम ट्रेवल किया था, ये दोनों टाइम्स आपके इक्वल होंगे, तभी तो आपको ये पार्ट डिफरेंस नहीं मिला या फिर फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला। तो ये दोनों टाइम इक्वल होने चाहिए। अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो ये रिजल्ट आए थे, सबसे पहले आर्गूमेंट था कि अर्थ है, हम कह रहे हैं कि ईथर है, और यहाँ पे इस पूरे स्पेस में ईथर फिल है, और अर्थ है वो अपने पाथ पे यहाँ पे सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। अब जब अर्थ रोटेट करती है तो वो जो अपने सराउंडिंग का ईथर है उसको अपने साथ लेके चलती है, और अगर ईथर को अपने साथ लेके चल रही है तो इसका मतलब ईथर भी उसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जिस वेलोसिटी से अर्थ ट्रैवल कर रही है। तो रिलेटिव मोशन यहाँ पे अर्थ का ईथर के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उस केस में जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाया था यहाँ पे लाइट का, क्योंकि हम कह रहे हैं जो लाइट की वेलोसिटी है c, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ईथर, और ईथर अर्थ के साथ ही ट्रैवल कर रहा है, तो ईथर तो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो वेलोसिटी आपकी c फॉरवर्ड डायरेक्शन में, c बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे वेलोसिटी सेम, जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी c ही बनी रहेगी। तो T1 T2 के इक्वल हो गया, एंड इसका मतलब फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुई। तो पहला कंसेप्ट क्या आया कि अर्थ अपने साथ ईथर को लेके चल रही है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए या फिर इस चीज़ को फर्दर प्रूव करने के लिए क्या किया गया, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उस एक्सपेरिमेंट की लोकेशंस चेंज की गई, कि उसको माउंटेन्स पे ले जाके परफॉर्म किया गया। कि ऐसा हो गया कि माउंटेन्स पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पे ईथर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वहाँ पे भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखा गया कि ये इफ़ेक्ट्स कुछ डिफरेंट ऑब्जर्व होते हैं नहीं, बट वहाँ पे भी जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो अगेन कोई भी फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी गई थी, ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉल्स प्रूव हुई थी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन थी इस नेगेटिव रिजल्ट की, अर्थ मूव्स राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो द एब्सोल्यूट फ्रेम ईथर माइट हैव सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
कि यहाँ पे जो अर्थ है वो अपनी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करती जाती है जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब किसी मीडियम के अंदर अर्थ अगर कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो इसका मतलब ऐसा मान लिया गया कि जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है वो मीडियम अर्थ के साथ सेम वेलोसिटी रखे हुए हैं। इसका मतलब अगेन आपका जो ईथर है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया, या फिर हम कहें कि अर्थ और ईथर दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से। अगर आपका ईथर भी v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है एंड अर्थ भी v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एक स्टेशनरी पोजीशन दिखाएंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को रेस्ट पोजीशन में फील होंगे। तो अगेन अर्थ और ईथर दोनों एक साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आ गया कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी एडिशन का जो कंसेप्ट यहाँ पे आया था न्यूटन्स के रिलेटिव प्रिंसिपल की वजह से या फिर उस प्रिंसिपल की कंसेप्ट की वजह से, वो कंसेप्ट यहाँ पे अगेन डिनाई हो गया एंड ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट एलिमिनेट होते ही T1 T2 हो गया एंड प्रिंसिपल ऑब्जर्व नहीं हुआ। बट इसको अगर देखा जाए इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर वेरीफाई करने के लिए कि क्या सच में जो ईथर है वो अर्थ की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिफरेंट सीजन्स में एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्थ जैसे ही इस ऑर्बिट में रोटेट करती है सीजन चेंज होते हैं। तो इसका मतलब है जैसे ही अर्थ की डायरेक्शन चेंज होती है यहाँ पे जो डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं उन इफेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए अलग अलग सीजन में ये एक्सपेरिमेंट किया गया माइकलसन मोरले, बट स्टिल कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, कोई प्रिंसिपल ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो ये जो कंसेप्ट है वो भी फाइनली फॉल्स ट्रू हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट आया लोरेंस एंड फिटगर्ड है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, एक उनकी प्रिडिक्शन थी कि अगर आपके इस टाइप से मूविंग जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं देन द डायमेंशंस ऑफ ऑल मटेरियल बॉडीज मूविंग थ्रू ईथर विद वेलोसिटी v गेट कॉन्ट्रैक्टेड बाय ए फैक्टर 1/v² का स्क्वायर रूट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये ईथर है एंड इस ईथर के अंदर मेरी अर्थ है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे इस फ्रेम में जो भी हम कोई भी मटेरियल बॉडी ले रहे हैं उसकी डायमेंशन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इस फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v²/c²। तो यहाँ पे हमने क्या ली थी डायमेंशन, ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया था आपकी ऑप्टिकल रेज ने, सो एल लेंथ। तो अब ये एल लेंथ अगर हम कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ही अर्थ ट्रैवल कर रही है तो ये एल लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगी, L/√1 - v²/c²। तो अगर इस लेंथ कंट्रैक्शन के कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाए तो उस कंसेप्ट को इंक्लूड करने के बाद अगेन T1 एंड T2 टाइम दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है कि ईथर है बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन आपका जो प्रिंस का शिफ्ट है वो शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। बट ये अगेन एक हाइपोथेसिस थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसलिए इस पॉइंट को भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आया था, आइंस्टीन ने इस चीज़ को जस्टिफाई किया था। आइंस्टीन ने क्या कहा था कि ये नेगेटिव रिजल्ट्स अगर प्रूव करने हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब हर इनर्शियल फ्रेम में अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा c रहती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती फ्रेम्स के साथ साथ। इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और इसी की बेस पे फर्दर जो लाइट की स्पीड है उसको कांस्टेंट माना गया एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी पिक्चर में आया। तो इसका मतलब है कि फाइनल कंक्लूजन ये निकला यहाँ पे कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इन सभी नेगेटिव पॉइंट्स या फिर कहें इन सभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के बाद माइकलसन एंड मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। जो ईथर है उसको हमने एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसिडर किया था, तो उसकी कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, हम उसको किसी भी टाइप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो देयर इज़ नो एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट मोशन इज़ मीनिंगलेस।
तो अगर आपके पास कोई ऐसा मीडियम है जिसको आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप एब्सोल्यूट स्पेस या फिर हम कहें कि एक जनरल रेफरेंस फ्रेम की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मोशन है हमारे पास, जो भी सराउंडिंग में मोशंस हो रहे हैं, उन मोशन के लिए हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। हर मोशन एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रिलेटिव होगा। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा यूनिवर्सल फ्रेम नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में सारे मोशंस हम कंसिडर कर सके। सो जो भी हम एब्सोल्यूट मोशन की बात कर रहे थे, दैट इज़ ए मीनिंगलेस पॉइंट। एंड द सेकेंड आउटकम इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कंक्लूड किया गया कि लाइट की वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन में सेम है। इसका मतलब हर इनर्शियल फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी c ही रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसको एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी बताया गया कि सिर्फ यूनिवर्स में लाइट की वेलोसिटी ही एब्सोल्यूट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या एम था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या आउटपुट आई, इस आउटपुट को जस्टिफाई करने के लिए या फिर हम कहें कि नेगेटिव रिजल्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई थी, एंड फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।